मसलन मैं आपसे शेयर करूं कि IBM वाटसन के ऊपर काम किया जा रहा है कि जो इंसान की बॉडी को स्कैन कर लेगा, जो जिस मुल्क के बाद सबसे ज़्यादा डाटा होगा वो सबसे ताकतवर होगा, जिस कारपोरेशन के पास सबसे ज़्यादा डाटा होगा वो सबसे ज़्यादा ताकतवर और इन्फ्लुएंशियल कारपोरेशन होगी। यहाँ पे वो ये भी आंसर करता है क्या चीज़ रियल है और क्या चीज़ फिक्शनल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मैं अली अवैस बांट बिल्डिंग न्यू पाकिस्तान से। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने युवाल नोआ हरारी की जो किताब है 21 लेसन्स ऑफ 21st सेंचुरी, हमने उस किताब के रिव्यू के पहले हिस्से को कवर किया था। आज हम उस किताब के सेकंड रिव्यू के ऊपर बात करेंगे और जिसमें हरारी के जो फ्यूचर वर्ल्ड को लेके बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव्स हैं हम उनको डिस्कस करेंगे। हरारे इस किताब के अंदर कहता है कि हु ओन्स दी डाटा ओन दी फ्यूचर। यहाँ पे वो ये बात करता है कि आने वाले टाइम में जो डाटा होगा वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होगी, जो जिस मुल्क के बाद सबसे ज़्यादा डाटा होगा वो सबसे ताकतवर होगा, जिस कारपोरेशन के पास सबसे ज़्यादा डाटा होगा वो सबसे ज़्यादा ताकतवर और इन्फ्लुएंशियल कारपोरेशन होगी। इसके अंदर वो ये बात करता है कि इस डाटे की वजह से कारपोरेशंस बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हो जाएंगी। जब वो बहुत ज़्यादा ताकतवर हो जाएंगी तो इंसानों को प्राइवेसी के इश्यूज़ फेस करने पड़ेंगे, इंसान को इसके अलावा बेशुमार इश्यूज़ को फेस करना पड़ेगा। एंड ये कारपोरेशन बहुत ही ज़्यादा ताकत गेन कर जाएंगे। इसमें अगर मैं एक एग्जांपल देख सकूं IBM वाटसन की, जैसे मैंने आपसे पहले शेयर किया कि सिर्फ आप एक्सटर्नल वर्ल्ड से डाटा इकट्ठा नहीं कर रहे होंगे, वो तो अभी भी कर रहे हैं। आप बिलो द सरफेस अंडर द स्किन भी आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप उस डाटा को एक्सट्रैक्ट कर सकें। मसलन मैं आपसे शेयर करूं कि IBM वाटसन के ऊपर काम किया जा रहा है कि जो इंसान की बॉडी को स्कैन कर लेगा और वो उसको बीमारी में उसको क्या बीमारी है या बीमारी जो है वो एमिनेंट होने से पहले वो बता देगा, इन्फॉर्म कर देगा। अगर बीमार हो गए हैं तो वो डायग्नोस करके मेडिसिन सजेस्ट कर देगा। ये सारी चीज़ें तो वो ये सारा कुछ करने के काबिल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आर्टिफिशियल और बायोटेक्नोलॉजी की वजह से वो अंडर द स्किन भी इंफॉर्मेशन ले रहा होगा। अब ये एक बहुत ही खौफनाक ट्रेंड है कि कारपोरेशंस के पास इतना एक्सटेंसिव और इतना डीप नॉलेज होगा तो इससे उनकी मोनोपोली भी कायम हो सकती है, डिजिटल डिक्टेटरशिप भी कायम हो सकती है, ये सारी चीज़ें। तो ये एक बड़ी फेयरफुल चीज़ है। तो हरारी ये कहता है कि इसको डील करने का तरीका क्या है। कहता है इसको डील करने का तरीका ये है कि ये जो इशू है, ये जो टेक्नोलॉजिकल डिसरप्शन का इशू है, ये जो डाटा का इशू है, ये जो प्राइवेसी का इशू है, ये जो इन कारपोरेशन की डोमिनेंस का ओमनीपोटेंट डोमिनेंस का इशू है, इसको एक जर्नल डिबेट और जर्नल डिस्कशन बनाया जाए। जब आप इसको जर्नल डिबेट और जर्नल डिस्कशन आप इसको बनाएंगे तो फिर इसकी अहमियत में इजाफा होगा, फिर लोग इसके ऊपर बात करना स्टार्ट होंगे, फिर पता चलेगा कि ये एक ग्लोबल प्रॉब्लम है, फिर इसकी इंपॉर्टेंस जो है वो एलिवेट करेगी, लोग सेंसिटाइज होंगे तो इसके सोल्यूशन निकलेंगे। कहते हैं आप अमेरिकन जो इलेक्शन है वो सबसे मॉडर्न इलेक्शन दुनिया का होता है, सबसे इन्फॉर्म्ड इलेक्शन होता है, लेकिन कहते हैं वहाँ पे भी अभी तक इस चीज़ के ऊपर कभी कोई बात, कभी कोई डिस्कशन नहीं की गई। किसी के मैनिफेस्टो में इससे रिलेटेड कोई चीज़ नहीं है। किसी पॉलिटिकल पार्टी को इन चीज़ों की सेंसिटिविटीज़ और इन चीज़ों की जो एप्रीहेंशंस है, ये चीज़ें जो चैलेंजेस काज करेंगी, उनका उस तरह से अंदाज़ा नहीं है या उन्होंने इसको अपने मैनिफेस्टो में इनकॉर्पोरेट नहीं किया। पहला, जनरल पब्लिक को सेंसिटाइज करना। सेकंड, वो ये भी कहता है कि इन आईटी कंपनीज़ को हैविली टैक्स करके जिन लोगों की जॉब जा रही है या है उन लोगों को फैसिलिटेट या बाकी आम पब्लिक को फैसिलिटेट किया जा सकता है हैविली टैक्स करके, क्योंकि डेफिनेटली लोग जो हैं इनकी वजह से बड़ी तेज़ी के साथ अपनी जॉब्स को लूज़ कर रहे हैं। सेकंड, जो इसके अंदर वो बात करता है, जैसे कि आपको हरारे का पता है कि वो अपनी किताब सेपियंस और होमो डियस में उसने बात की कि इंसान जो है वो कोलैबोरेट जो करता है वो ह्यूमन फिक्शनल स्टोरीज क्रिएट करता है ताकि वो बड़े लेवल के ऊपर कोलैबोरेट कर सके। यहाँ पे वो ये भी आंसर करता है क्या चीज़ रियल है और क्या चीज़ फिक्शनल है। इस चीज़ को वो डिफरेंशिएट करने के लिए एक बड़ा सिंपल सा फार्मूला बताता है। वो कहता है कि जो भी चीज़ सफ़र कर सकती है, सफरिंग्स को फेस कर सकती है, वो चीज़ जो है वो रियल है, और जो चीज़ सफरिंग को फेस नहीं कर सकती या जिसके ऊपर सफरिंग्स नहीं आती या नहीं आ सकती, वो चीज़ फिक्शनल है।
वो कहता है कि आपकी मनी, आपकी डेमोक्रेसी, आपकी कारपोरेशंस, ये गूगल क्या है? गूगल कोई ऐसी चीज़ तो नहीं जो सफ़र कर सकती है या सफरिंग को फील कर सकती है। इट्स अ फिक्शनल स्टोरी। तो वो कहता है जो चीज़ सफरिंग को फील नहीं कर सकती वो फिक्शन है, और जो कर सकती है वो रियल है। इसके बाद आगे वो फेक न्यूज़ के ऊपर और मीडिया के ऊपर बात करता है। वो कहता है कि इस टाइम के अंदर अभी भी और आने वाले टाइम में फेक न्यूज़ का एलिमेंट बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और उसके अंदर वो ये बात करता है, वो कहता है एक्साइटिंग न्यूज़ इज़ फ्री फॉर द सेक ऑफ योर अटेंशन। कहता है आज की जो मीडिया का मॉडल है वो एक्साइटिंग न्यूज़ के ऊपर और अटेंशन के ऊपर चलता है। वो कहता है फ्री एक्साइटिंग न्यूज़ वो दे के आपकी अटेंशन को ग्रैब करता है और फिर मार्केटिंग और बाकी चीज़ों के लिए उस चीज़ को यूज़ करता है, प्रोपेगेंडा के लिए उसको यूज़ करता है। कहता है इस मॉडल को चेंज करके, आज के दौर का जो मीडिया का मॉडल है इसको चेंज करके, इसको एक्साइटमेंट और अटेंशन से निकाल के क्वालिटी न्यूज़ की तरफ लेके जाने की ज़रूरत है। इसके बाद जब वो बात करता है, आखिरी बात वो करता है, वो नेशनलिज्म और ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबल चैलेंजेस के ऊपर बात करता है। आपको पता है कि ये जो पॉपुलिस्ट रजीम्स हैं इनकी वजह से नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट जो है वो इमर्ज कर रहा है, डोमिनेट तो नहीं कहना चाहिए, स्ट्रेंथन हो रहा है। वो कहता है कि नेशनलिज्म के पास हमारी जो ग्लोबल आगे की जो प्रॉब्लम्स हैं वो सारी की सारी, या ओवरवेलमिंगली जो प्रॉब्लम्स हैं वो ग्लोबल प्रॉब्लम्स हैं। तो नेशनलिज्म के पास जो हमारी ग्लोबल प्रॉब्लम्स का सलूशन नहीं है। ग्लोबल प्रॉब्लम्स के लिए हमें ग्लोबलाइजेशन की तरफ ही जाना पड़ेगा, नेशनलिज्म के थ्रू हम उनको डील नहीं कर सकते। इसके बाद वो नेशनलिज्म और ग्लोबल चैलेंजेस की, फ्यूचर ग्लोबल चैलेंजेस की बात करता है। वो ये कहता है कि हम नेशनलिज्म की बेस के ऊपर जो फ्यूचर के ग्लोबल चैलेंजेस हैं हम उनको डील नहीं कर सकते, और कहता है कि फ्यूचर के जो चैलेंजेस हैं वो बाय एंड लार्ज वो चैलेंजेस जो हैं वो ग्लोबल चैलेंजेस हैं। मसलन उसमें न्यूक्लियर वार का या न्यूक्लियर वेपन्स का इशू है, उसमें क्लाइमेट चेंज का इशू है, उसमें टेक्नोलॉजिकल डिस्ट्रप्शंस का इशू है। अब ये वो चैलेंजेस हैं जो नेशनल लेवल के ऊपर इनको डील नहीं किया जा सकता। अगर एक मुल्क जो है वो अपनी वो प्रिकॉशंस लेता है क्लाइमेट चेंज के हवाले से, लेकिन अगर बाकी मुल्क नहीं ले रहे तो एक मुल्क के प्रिकॉशन लेने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। टेक्नोलॉजिकल डिस्रप्शन के हवाले से एक मुल्क कुछ डिसीजन करता है कि ह्यूमन जॉब्स को जो इतनी तेज़ी से लूज़ कर रहे हैं उसके हवाले से कोई पॉलिसी बनाई जाए, ह्यूमन्स को किसी हवाले से सेफ़ और सिक्योर किया जाए, टेक्नोलॉजी की डोमिनेंस को किसी तरह से, ह्यूमन्स के ऊपर जो डोमिनेंस है उसको किसी तरह से रोका जाए। अगर ये चीज़ें आती, एक मुल्क अगर इसके ऊपर कोई पॉलिसी बना लेता है, लेकिन अगर सारे नहीं बनाते, बाकी सारे एक रूटीन के साथ उन्हीं चीज़ों को फॉलो करते जा रहे हैं जिससे ह्यूमंस को एक थ्रेट काज हो सकता है, टेक्नोलॉजी एक थ्रेट पोज कर सकती है, जॉब ओवरवेलमिंग जॉब को एक थ्रेट पोज हो सकता है। अगर बाकी मुल्क उसके वाले से कोई पॉलिसी ऑप्ट नहीं कर रहे तो एक मुल्क के कोई पॉलिसी ऑप्ट करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये बेसिकली था कि आपको पता है कि जो पॉपुलिज्म की रजीम इमर्ज की हैं इसकी वजह से नेशनलिज्म जो है वो कुछ स्ट्रेंथन हो रही है, प्रमोट हो रही है, इसके ऊपर डिबेट हो रही है कि जी वो ज़्यादा बेहतर तरीके से दुनिया के प्रॉब्लम्स को हल कर सकता है। कोविड-19 के कॉन्टेक्स्ट में कि लोग बहुत ज़्यादा ट्रैवल कर रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं, तो ये भी एक वजह बना, ग्लोबलाइजेशन भी एक वजह बना कोविड-19 की। तो ये वो कहता है कि नेशनलिज्म के पास हमारे ग्लोबल फ्यूचर चैलेंजेस का हल मौजूद नहीं है। हम ग्लोबल फ्यूचर चैलेंजेस ग्लोबलाइजेशन के थ्रू ही उनको सॉर्ट आउट किया जा सकता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस बुक का रिव्यू, इसकी पहली 2 बुक्स के रिव्यूज़ की तरह बहुत ही एक्साइटिंग लगा होगा। अगर आप मज़ीद इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखना चाहते हैं, आप मज़ीद अहम बुक के ऊपर रिव्यूज़ को, कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यूज़ को देखना चाहते हैं जो सिविल सर्विस की प्रिपरेशन के हवाले से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और आपकी ओपिनियन मेकिंग को डेफिनेटली इनरिच करेंगे, तो बिल्डिंग न्यू पाकिस्तान को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। थैंक यू।